हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, ये है क्लास 6 की ज्योग्राफी और इसकी मैं लेकर के आया हूँ महामैराथन। और आज जितना भी समय लगेगा इस महामैराथन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इसके एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। बिना विलंब करते हुए आइए महामैराथन को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी मैं उनको अंडरलाइन करता चलूँगा। आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प प्रदान करती है। ठीक है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले और कुछ धुंधले प्रतीत होते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते। देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक महीने में एक बार देखते किसको? पूर्ण चंद्र को। तो अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक महीने में पूर्ण चंद्र कितनी बार दिखेगा, ऐसे पूछता है। और यह पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा हम अंडरलाइन करते चलेंगे, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या नाम देते हैं? पूर्णिमा राम देते हैं। चलिए, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। चलिए, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? भाई, आखिर ये तारे, चंदा दिन के समय कहाँ गायब हो जाते? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में देख नहीं पाते। इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि तारे और चांद दिन में भी रहते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश ही इतना तीव्र होता है कि हम इनको देख नहीं पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। सूर्य चंद्रमा के साथ जो और भी चीजें आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रह है कि तारा? तो सूर्य एक तारा है, ग्रह में नहीं आता है सूर्य। अब की बार ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अर्थात तारे आपस में मिलकर के कुछ आकृतियां बनाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो आकृतियां बनती है इन्हें ही नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत ही आसान तरीके से आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। जैसे सप्तऋषि आपका क्या है? नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़ी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। चलिए, ये आपका ऊपर होता है उत्तरी तारा, लड़की इसको देख रही है। ठीक है, ये ध्रुव तारा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह आसमान में हमेशा की तरह एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए।
एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए या ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं बताइए? तारों के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं वही ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ रोचक तथ्य की चर्चा करते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि किसके चारों ओर वलय के छल्ले पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है, हम उस तरह नहीं देख सकते हैं। चलिए, ये आपका एक चार्ट है, आप लोग इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी इनको नोट्स में अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हम इस चार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चलिए, आप लोग उस चार्ट को अपना देख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि किसका नाम सोल था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग अधिक करके आपको शब्द बनाना है। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। तो पृथ्वी, याद करिए, पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। तो कुल ग्रह कितने हुए? तो जो ग्रह हो गए आपके वो कुल 8 हो गए, याद रखिएगा। जो सूर्य से उष्मा प्राप्त करते हैं, ये सभी के सभी जो हैं ये सूर्य से ही उष्मा क्या करते हैं? 8 ग्रह प्राप्त करते हैं। उनमें से सबके पास अपने अपने चंद्रमा नहीं है, केवल कुछ ही हैं जिनके पास अपने चंद्रमा है। चलिए, सौर मंडल, सूर्य, याद रखिएगा, अब की बार सीटेट में यहीं से क्वेश्चन पूछा था सौर मंडल से, इसी लाइन से। सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया है सूर्य। तो कौन कौन रहेगा? सूर्य के साथ उसके 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी रहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है और जानते हैं। चलिए, शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो चर्चा करते हैं इसकी कि शब्द की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट। पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो आपसे ऐसे सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा। इस लाइन को पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए जो शब्द जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए इसके संबंध में कुछ और जानकारी करते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, और जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो है उसको मापन करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ग्रह के बारे में और देखते हैं कि ग्रह से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, ग्रह की चर्चा हम आपसे करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। याद रखने की ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। बस ऐसे ही आप इसको पढ़ेंगे या 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैसे ही याद हो जाता है।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अब आपसे पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? तो बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? तो शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही होती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो ये 2006 के निर्णय में आया था, ये भी याद रखना है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। किससे कहेंगे भैया? जो खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करता है वही खगोल शास्त्री है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी के बारे में। चलिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी चिपटी है। तो याद रखिएगा, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी कहाँ चिपटी है? ध्रुवों के पास। यही कारण है कि इसके आकार को भूआव कहा जाता है। भूआव का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं? इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। एनसीईआरटी में 8 ही मिनट का समय दिया है। कुछ अन्य किताबों में दूसरा समय दिया है। ठीक है, 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 16-11 सेकंड जो है ऐसे करके दिया है। तो आप लोग एनसीईआरटी को ही फैक्ट मान के चलिएगा जो एनसीईआरटी में आपका लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका, इसीलिए इसे नीला ग्रह। कितना सतह पानी से ढका? याद रख लीजिएगा ये वाली लाइन, 2/3 सतह। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969, ये डेट याद रखिएगा, पूछता है कब? 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद की सतह पर कदम रखा था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है, याद रखिएगा। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी से चांद की दूरी भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपग्रह। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है या वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। तो जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं इसको मानव बनाता है। कुछ ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह हैं, याद रखिएगा। इनसेट, IRS और एडुसेट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी की सतह का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसी पड़ों में पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे। तो चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है याद रखिएगा, पूछता है। तो चंद्रमा की सतह पर क्या है? पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए, क्षुद्र ग्रह। तारा ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
अब याद रखिएगा क्षुद्रग्रह पाए कहाँ जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्रग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड की बात करते हैं। उल्का पिंड क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे है। तो आकाश गंगा का ही एक नाम मिल्की वे है। यह हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। चलिए, इसके बाद देखिए आपको एक इमेज दिखाया गया है। ये है हम, उसके बाद है पृथ्वी, फिर है सौरमंडल, आकाशगंगा और उसके बाद शुरू होता है ब्रह्मांड। पहला चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी का हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इनसे संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत ही आराम से, क्योंकि एग्ज़ाम में समय है तो हम लोग बिना जल्दबाजी किए हुए एक एक टॉपिक को बहुत ही आराम से समझेंगे। ये इमेज आपको जो दिखाया गया है बाबू, ये ग्लोब है। देखिए, ग्लोब ऐसे सुई जैसी आकृति से ऐसे बीचों बीच में इसको जोड़ा जाता है। ये आपका जो लाइन है, यहाँ जो बिंदु है दिखाया गया है, ये अक्ष है और ये पूरा आपका ग्लोब है। ये पृथ्वी का मॉडल होता है। चलिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अब मेरी बात को समझिएगा, जो ये लाइन कह रही है, ये आपका ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। मतलब इन हिस्सों पर पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है और मध्य में कैसी है, थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है? वास्तविक प्रतिरूप है। अब आपसे यहीं से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना सकता है सीटेट। ग्लोब कैसा रूप है? तो वास्तविक रूप है पृथ्वी का, याद रखिएगा। चलिए, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर, अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब यही में आपको नदी दे देगा, झरना दे देगा, तो नहीं, आपसे यहाँ क्या बताया गया है, देशों को, महाद्वीपों को तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। चलिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये करके सीखने के लिए आप लोग पढ़ें, करके सीखना हो तो सीखें, नहीं तो आइए समझते हुए चलते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अभी हमने आपको देखा था, जैसे ये ग्लोब है तो हमने दिखाया था, जो ऐसे सुई होती है जो इसको ऐसे जोड़े रहती है, वही अक्ष है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पूर्व से पश्चिम घुमाया जा सकता है। इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा।
चलिए, एक लाइन लिखी है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए जानते हैं वो किसको। इस इमेज को भी मैं समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले इसको पढ़ते। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए, आपको ये देखिए, ये दिखाया गया है डॉट डॉट से, ये विषुवत वृत्त है। तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं या अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश समानांतर रेखाएं। इनको अंशों में मापा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये लिखा है 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश। इनको अंशों में मापा जाता है। ये इस तरीके से चलती है, अर्थात पूरब से, ये जो है पूरब और पश्चिम की दिशा में ये होती है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? तो आ से अक्षांश, आ से अंश, ऐसे याद रखिएगा। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को तथा दक्षिणी जो अक्षांश है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिण समानांतर या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। चलिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा। महाराष्ट्र में क्या है? चंद्रपुर, और दक्षिण अमेरिका अर्थात ब्राजील में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर एवं बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण स्थान पर स्थित हैं। इसलिए हम चंद्रपुर 20 डिग्री उ लिखते हैं, जबकि बेलो होरिजोंट को 20 डिग्री दक्षिण लिखा जाता है। अब ये आपको चित्र में कटिबंध दिखाए गए हैं, ठीक है। ऐसे बांटा गया है इसको ताप कटिबंध में। ये हिस्सा जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता शीत कटिबंध है, उत्तर और दक्षिण दोनों जगह है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। उत्तर ध्रुव वृत्त से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, यहाँ भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। और उष्ण कटिबंध मकर रेखा और उष्ण कटिबंध अर्थात कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा गर्म होता है। चलिए, महत्वपूर्ण अक्षांश विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 अंश, दक्षिणी ध्रुव 90 अंश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं भी होती हैं। चलिए याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होते हैं। चलिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है। जैसे हमने अभी बताया, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस क्षेत्र पर सूर्य हमेशा एकदम सीधा पड़ता है, इसीलिए सूर्य को अधिक उष्मा प्राप्त यहाँ होती है सूर्य की, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, हमने बताया था ना, ये कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त का जो बीच का क्षेत्र है यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं, और वही हाल दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो इसीलिए यहाँ का जो तापमान रहता है इसे शीतोष्ण कटिबंध तापमान कहा जाता है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त जो एकदम किनारे का हिस्सा है, दक्षिण में एकदम किनारे का हिस्सा जो होता है ग्लोब में, यहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्षितिज होती हैं, अर्थात
बहुत ही ज़्यादा तिरछी मिलती है, नाम मात्र, इसीलिए इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। चलिए, जो उत्तर से दक्षिण की ओर की रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोंगा द्वीप किस में है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, अब मॉरिशस द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में। 2 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन भी बना के पूछ सकता है आपसे, तो इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपको एज इट इज रखना है कि सही स्थिति जानने के लिए पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ को देशांतरी यामोत्तर, ठीक है, कहते हैं। चलिए, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे अब इनके बीच की दूरी अगर ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो शून्य हो जाएगी, ठीक है। जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर सभी मिल जाती हैं, तो यहाँ शून्य हो जाएगा। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना क्या है, कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, अब यहीं से आपसे क्वेश्चन बनाया, ये लाइन बहुत अच्छे से नोट करिएगा। ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है, ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर की गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अभी हम आपको इमेज में दिखाते हैं। ये देखिए, आप इमेज देख रहे हैं ना, इसको 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर माना गया है। यहाँ से 180 डिग्री की गणना करेंगे और यहाँ से 180 डिग्री पूरब की, 180 डिग्री पश्चिम की हम लोग गणना करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की। चलिए इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए जो है पू अच्छा लिखते हैं, पश्चिम के लिए पा अक्षर का उपयोग करते हैं। जानना रोचक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों कहाँ है, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अक्षांश में देखोगे तो 26 डिग्री है और देशांतर में देखोगे तो 90 डिग्री है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। चलिए, जहाँ ये रेखा एक दूसरे को काटेगी, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को का, खा, गा, घाइंगा के रूप में व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ को छोटे वृत्त खींचे। इन छोटे वृत्तों को आबा सादा नाम से आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वांतर एवं देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, तो आपको जो है उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आपको ये एक मैप दिखाएगा, मैप जो है आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ जो दिखाएगा मैप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देशांतर और समय के बाद, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय सूर्यास्त है प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करिएगा। क्या, जो दोपहर में सबसे छोटी जो परछाई है कब बनेगी, सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी बनती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। याद रखिएगा, ये लाइन भी पूछी जा सकती है। चूंकि हम जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे सभी जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से किया जाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है।
वह 1 घंटे में 15 डिग्री, ये लाइन नोट करिएगा, पूछा जाता है 1 घंटे में कितना डिग्री पृथ्वी घूमती है, 15 डिग्री। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच के दोपहर में 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 15 गुणे 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, याद रखिएगा। इसी से आप किसी भी समय की गणना कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान का समय स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी या अमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या है, समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानीय समय में अंतर होने के कारण। चलिए, भारत का ये इंडिया की सिचुएशन दी गई है, ठीक है। हमारी स्थिति क्या है, 68 डिग्री पूर्व 97 डिग्री पूर्व के बीच में हम स्थित हैं, ठीक है, अक्षांशों के बीच। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्व की अक्षांश है, यहीं से हमारा समय का निर्धारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करिए कि भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसलिए यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि भारत में किसको माना गया है, याद रखिएगा। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर, क्योंकि जो आपका ब्रिटिश है वो पश्चिम में है और इंडिया पूरब में है, इसलिए हमारा समय 5 घंटा आगे होगा। ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। जबकि लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए गए। लाइन है, नोट करिएगा, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हमारा चैप्टर 3 है, इसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। हमने पिछले 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो गति है वो कितने प्रकार की होती है, 2 गति की। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, एक चीज़ और नोट करते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा मैं इसको अंडरलाइन करके बताता चलूंगा, आप लोग उसको कॉपी में नोट करते रहिएगा भैया। पेन और कॉपी साथ में ले करके बैठिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखना है, बाकी चीज़ें आपको सुनना और समझना है। जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। घूर्णन एवं परिक्रमण, पृथ्वी की 2 ही गति है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, मतलब अगर कोई अपने आप को घूर ले तो जान लो वही है घूर्णन, ऐसे याद रखिएगा। सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परि का मतलब ही दूसरा होता है, तो याद रखिएगा जो परिक्रमण होगा वो दूसरे की ओर होगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, चलिए उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है। सूर्य की
ओर वाले भाग पर दिन होगा जो जिसका फेस सूर्य की तरफ होगा और उसके पीछे की तरफ अंधेरा होगा, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोब में जो दिन और रात को डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। तो याद करिए, नोट कर लीजिएगा। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। चलिए, ये इमेज है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल बिंदु है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, दिखाया गया है। ये मकर रेखा है, ठीक है, जो ये मकर रेखा है, विषुववृत्त है, कर्क रेखा है, ठीक है। ये 60 डिग्री आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया। अब देखिए, जैसे ये सूर्य है, इसकी किरणें आ रही हैं तो पृथ्वी के सिर्फ और सिर्फ आधे भाग पर उजाला दिख रहा है, पीछे के भाग पर अंधेरा दिख रहा है। तो यहाँ लिखा है ये प्रदीप्त वृत्त का हिस्सा है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। याद करिएगा, जब पृथ्वी घूम जाएगी ऐसे तो ये पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो इधर उजाला हो जाएगा, इधर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज लिखा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या आप जानते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने और अक्ष पर घूर्णन करती है। याद करिएगा, पूछ सकता है किसने बताया था। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? एनसीईआरटी आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करती है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन कैसे संभव हो पाएगा? नहीं होगा। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग इसे 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें जोड़ते नहीं हैं। इसको आगे हम लोग हर चौथे साल जोड़ते हैं, जो लीप ईयर्स के रूप में आगे चल के कन्वर्ट होता है। देखिए भैया, ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम को आप लोग देख लीजिएगा। इसको बहुत जूम करना पड़ेगा, जूम करके समझाना पड़ेगा। आइए देखते हैं, संभव होता है तो करने का प्रयास करते हैं। वैसे इसको जूम करने में थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं, जूम हो जाता है तो इसको कर देते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या इसमें कहा है। देखिए, समझिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध के शीत ऋतु की बात है। यहाँ दक्षिण अयनायत 22 दिसंबर को क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। ये विषुव है, 23 सितंबर वसंत ऋतु में विषुव, ठीक है। ये क्या है? उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, वसंत ऋतु, विषुव 21 मार्च। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगा? 21 जून को होगा। ऐसे ही आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपके थोड़ा सा काम का है, ठीक है। हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। भाई 4 साल गुड़े मतलब एक साल में 6 घंटे, तो 4 साल में 24 घंटे, इसका मतलब पूरा एक दिन। इसके अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी जो है क्या हो जाता है भैया? फरवरी जो है 28 के बदले 29 दिन की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है। अब देखिए 2024 क्या है, आइए देखते हैं। लीप वर्ष है, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, इसका मतलब 2024 लीप वर्ष है। इसमें फरवरी 29 की होगी। याद रखिएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा। 2024 लीप वर्ष है तो बिल्कुल है। 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? सूर्य के ओर चारों की जो पृथ्वी का परिवर्तन होता है, इसी कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। चलिए, आज देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य
गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो है होती है। पृथ्वी इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? नोट कर लीजिएगा, पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में कब क्रिसमस मनाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। चलिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कब पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, विषुवत वृत्त पर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए चलते अपने अगले चैप्टर पर देखते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है मानचित्र। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए अच्छे से चलते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन करने की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। भाई, ग्लोब तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन अगर हमें अपने ही देश को जानना है तो हम ग्लोब से क्या जानेंगे? ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा भैया। हाँ, एक चीज़ और जानते चलिएगा, मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको अंडरलाइन करता चलूंगा। आप लोगों का दायित्व है उनको अपने नोट्स में शामिल करते चलिएगा। चलिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह की पूरी तरह चपटा करना संभव नहीं है। चपटा करना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब वह बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमानों से खींचे गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन किया गया है। अब आप मानचित्र के प्रकार को नोट करते चलिएगा, कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला देखते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये नोट करिएगा, पूछेगा उच्चावच मानचित्र किसका नाम है? तो भौतिक का ही। दूसरे नंबर पर राजनीतिक मानचित्र आता है। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नीचे मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर इसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र में 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है मानचित्र के कितने घटक होते हैं? भैया, मानचित्र के केवल और केवल 3 घटक हैं, दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह। बस दूरी, सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे से कागज पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटा पैमाना पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो जाता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है।
पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसमें मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ विशेषता है नहीं, समझना है बस। इसका अभिप्राय समझ में आया। रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से पता लगा सकते हैं। जब बड़ी क्षेत्र वाले जैसे महाद्वीपीय देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर स्थल के बराबर 500 किलोमीटर को हम लोग मान लेते हैं, या छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। चलिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये भी याद रखिएगा, की पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। चलिए, कैसे दिखाया जाता है? देखिए, ये सिंबल आपको दिखाया गया है ना, खेल का मैदान ऐसे करके ये दिखा दिया गया। खेल का मैदान है, पेड़ है, सामुदायिक केंद्र है, दुकानें हैं, विकास घर है। ये आपको एक टेम्परेरी गांव का मानचित्र बना दिया गया है। चलिए, याद रखिएगा, ये एक दिशाओं का चार्ट है। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और उनकी 4 सब दिशाएं होती हैं। सब कुछ दिया गया है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। चलिए, दिशा की बात हम आपसे कर लेते हैं। एक दिक सूचक यंत्र होता है, याद रखिएगा, क्या है? दिक सूचक यंत्र होता है, जिसमें सुई हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी रहती है। पूछ सकते हैं दिक सूचक यंत्र की सुइयां कैसी रहती हैं? हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हो तो दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं इनको? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों की। ये आपसे दिशा पूछने को कह रहा है, आपको दिशा देख के बताना है वहाँ पे। चलिए, हमारा टॉपिक उससे कोई बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। चलिए, इस दिक सूचक की सहायता से हम किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। दिक सूचक के बारे में अभी बताया था मैंने ना, देखो आपको वही दिया है। चलिए, प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। क्या है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगचित्रों, रेखाओं का उपयोग के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से आसानी से जान सकते हैं। जैसे देखिए, ये रेलवे लाइन, बड़ी लाइन के लिए ये है, मीटर लाइन के लिए ये है, रेलवे स्टेशन के लिए ये है। सड़क पक्की और कच्ची, पक्की के लिए, कच्ची के लिए। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य है, जिला है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, पुलिस ऑफिस, पीओ, पीटीओ, पीएस लिखा जाता है। अब यहीं से आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्ती है लाल लाल और ये कब्रिस्तान है। पेड़ और घास, ये पेड़ है, ये घास है। ऐसे आप आसानी से किसी भी जगह के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सब आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। चलिए, कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। इन विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जैसे नीला रंग जलाशयों, पानी के स्रोत के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए यूज किया जाता है। चलिए, रेखा चित्र।
रेखा चित्र क्या है? एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कक्षीय आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र कहते हैं। चलिए, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। चलिए, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, अर्थात मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए क्या आवश्यक है? भूमि, जल, हवा, ये सब पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है कि जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जल में सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प। तो जो आपसे पूछ लेगा कि जल की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो याद रखिएगा बर्फ, जल और जलवाष्प, ये 3 अवस्थाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। चलिए, ग्रीक भाषा में कुछ शब्दों की उत्पत्ति जान लेते हैं। लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, श्यूडर का मतलब होता है जल, बायोस का मतलब होता है जीवन। चलिए, अब भूमंडल पर चलते हैं और देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मैं आपको बताता चलूंगा। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। या भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा, जो बड़े और स्थलीय भूभाग हैं उनको महाद्वीप कहते हैं, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या विश्व के सभी महासागर अलग हैं? नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र जल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये जो पूरा घेर दिया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, इसको नोट बना लीजिएगा, अपनी नोट्स में सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये आपका विश्व का मानचित्र है, इस मानचित्र को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और देखते हैं यहाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, देखिए क्या लिखा है, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग, चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर है। याद रखिएगा कितना है, मीटर में है। तो सबसे ऊंचा समुद्र के तल से, यहाँ एक शब्द लिखा है, समुद्र के तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? आपने कल्पना नहीं की होगी। चलिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलोरी तथा भारत के तेनजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और पूछा जाता है, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। चलिए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए और स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में आपका पाया जाता है। चलिए, एशिया के बारे में जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, भी इंपॉर्टेंट है। एशिया के पश्चिम में क्या है?
यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है या यूरोप एशिया कहा जाता है। चलिए यूरोप की बात करते, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति आपको देखना है। तो कितने तरफ से यूरोप घिरा है? 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, याद रखे रहिएगा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। आपको भागों के नाम बताना है। चलिए उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जल से नहीं जुड़ा, स्थल से, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, पनामा स्थल संधि से यह जुड़ा है। चलिए कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इस महासागरों का नाम बता सकते हैं? स्थल संधि का मतलब होता है स्थल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये स्थल संधि है। जल संधि पानी का वह सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि पाई जाती है। चलिए दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ी अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्र से घिरा है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। इनके नाम मैत्री और भारती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैत्री और भारती। चलिए महासागर में जो जल है उसका 97.5% भाग कैसा है? लवण वाला है और 2.5 भाग अलवण जल है, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका 71% भाग जल, 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर, नदी, झील, हिमनद, भूमिगत वायुमंडल की जलवाष्प भी इसमें सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है और वह इतना अधिक खारा होता है कि हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानव के उपयोग में ये नहीं आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी महसूस होती है। चलिए महासागर की हम आपसे जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। क्या रहता है? गतिशील। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। क्या क्या है? तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, महासागरीय धाराएं हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। तो सबसे बड़ा प्रशांत है, फिर अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर हमारा आता है। चलिए बात करते हैं प्रशांत महासागर का। सबसे बड़ा है, या पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। आकार भी पूछा जाएगा, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। आपको 5.1 चित्र जाकर के देखना है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति भी आपको पता लगाना है। चलिए अटलांटिक महासागर दूसरा आपका सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है कि पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है।
पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतु रहित है। यह अनियमित और दंतु रहित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण महासागर अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर से इसको घेरे हुए है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। चलिए, वायुमंडल या हमारी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। चलिए, वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। कितना? 1600, नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। इस इमेज में आपको दिखाया गया है। चलिए मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ, ये आपके हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल होता है। और कौन सी स्थितियाँ किसके लिए हैं आपको इमेज में भी दिखाया गया है। चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन, आर्गन इत्यादि 1% मात्रा में है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में आपको भिन्नता मिलती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचाई पर जाने के बाद वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता मिलती है या नहीं। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। चलिए, ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है यह दबाव। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दबाव महसूस करते हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। ये अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाली लाइन को बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। चलिए, जीवमंडल की बात हम आपसे कर लेते हैं। जीवमंडल स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है जहाँ वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल में जुड़े रहते हैं। जीवमंडल के लिए प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, पादप जगत एवं जंतु जगत। ठीक है, पृथ्वी के ये जो है तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होना, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। चलिए, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापायन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। चलिए, मैराथन की इस कड़ी में आज हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट चैप्टर पर। और जैसे कि हमारा जो मैराथन है अब धीरे धीरे एकदम समाप्ति की ओर है, तो लास्ट चैप्टर है हमारा देश भारत। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे
और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सब को मैं अंडरलाइन करता चलूँगा। प्यारे साथियों, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब, तो उत्तर में क्या है? हिमालय याद रखिएगा। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रायद्वीप क्या होता है। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत सी विभिन्नता है। भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नोट करते चलिएगा इन सभी चीज़ों को, सभी इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति की चर्चा हम करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत को मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग, अब मैं बताता हूँ लगभग क्या है। चलिए पहले जान लेते हैं क्या आप जानते हैं। कुछ लिखा है, बड़ा देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितने हैं? तो रूस में 11 मानक समय है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले होता है। कई दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नोट करिएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। किसको? 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। चलिए भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के 7 देशों की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो जुड़ी हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, और नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार है। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं। ये तो आपको भारत का मैप दिखाया गया है, तो मैप आप लोग देखना जानते ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती इंपॉर्टेंट है। 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, ये दोनों द्वीप हैं। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। याद रखिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूज बहुत करता है। पाक जल संधि का नाम आ गया तो पाकिस्तान।
राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये आपको मैप दिखाया गया है, तो मैप आप जो है, ये जो ब्राउन कलर, जो ये कलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। जो ये डार्क वाला कलर है, ये आपका पर्वतीय प्रदेश है। जो ये येलो कलर में है, ये पठारी प्रदेश है। और जो ग्रीन कलर का है, ये आपका मैदानी भाग है। अब देखिए, यहाँ आपका कच्छ कारण, जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। सारी चीज़ें याद रखना है आपको। इसमें बहुत क्लियर मैप दिखाया गया है। ये गोदावरी है, दक्कन का पठार ये वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। तो इसको, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये पश्चिमी घाट है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमारे मैप में इसको दिखाया गया है। आप लोग इसको देख करके याद भी कर लीजिएगा। चलिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों का आधार किस आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन, जो नदी की बेसिन है उसमें निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी का मतलब होता है एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी कई बार पूछा गया, इसको जरूर नोट करिएगा, सहायक नदी किसे कहते हैं। अब भौतिक विभाजन की चर्चा करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, समूह, द्वीप। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या इसे ही हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची जो शिखर है वही मिलती है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब अगर ये ऊपर वाला बृहद हिमालय है तो इसके नीचे क्या होगा? मध्य हिमालय, इसके नीचे, ठीक है। इस सबसे नीचे भी बताते हैं। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाना है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला, तो सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक है, याद रखिएगा। चलिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है और दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। अभी मैंने आपको जलोढ़ निक्षेप के बारे में बताया था। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, अर्थात जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करते हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल, मतलब इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट है। इस पठार के पश्चिम तट में पश्चिमी घाट, सहादी तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच में टूटा फूटा असमान है। इन पठारों में खनिजों, कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। तो पठारों में किसकी प्रचुरता पाई जाएगी? याद रख लीजिएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं और जो आपके पूर्वी तटीय मैदान हैं इनके बारे में जानते हैं। ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन कौन? महानदी गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। प्रवाल क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जो छोटे समुद्री जीव जंतुओं का कंकाल है उसे प्रवाल कहते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते चले जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये आपको प्रवाल द्वीप दिखाया गया है, याद रखिएगा।
चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला टॉपिक किससे रिलेटेड है हमारा। ये कुछ फिगर आपको दिखाए गए हैं। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। याद रखिएगा कहाँ है, लक्ष्य है अरब, तो लक्षद्वीप अरब में है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए ये अगर मैं आपसे बताऊं ये भारत है, ठीक है, तो कह रहा है लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप अरब सागर में है, और जो आपका अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत आपको करना है, जानकारी प्राप्त करना है। जबकि सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी पैदा ही क्यों होती है, जब समुद्र के तल पर भूकंप आता है तभी सुनामी पैदा होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। इस प्रकार ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।